नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पेशी में आए आरोपी युवक ने भागने के इरादे से जिला न्यायालय की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। कैसा होगा 2035 का रीवा शहर? कलेक्ट्रेट में हुई विकास योजना समिति की पहली बैठक। और वैक्सीनेशन के लिए नगर निगम के लुभावने ऑफर। लकी ड्रॉ विजेता को मिलेगा मोबाइल, टीवी, फ्रिज का उपहार। खबरें अब विस्तार से। वैक्सीनेशन के लिए नगर निगम के लुभावने ऑफर। लकी ड्रॉ विजेता को मिलेगा मोबाइल, टीवी, फ्रिज का उपहार। आपको बता दें, रीवा नगर निगम के द्वारा हमेशा ही कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर अजब गजब प्रयोग किए जाते रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और शहर में 100% वैक्सीनेशन संभव हो, जिसके लिए अब आज नगर निगम के द्वारा लोगों को लुभावने ऑफर तैयार किए गए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल, टीवी तथा फ्रिज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपहार में दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन को सफल बनाने प्रशासन के द्वारा अजब गजब प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब रीवा नगर निगम के द्वारा लोगों को लुभावने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों का लकी ड्रॉ निकालने वाला ऑफर तैयार किया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को टीवी, फ्रिज, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपहार के तौर पर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरूकता के तहत नगर निगम की टीम ने ये ऑफर तैयार किया है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में आकर लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे इस गंभीर बीमारी से निपटा जा सके। दरअसल 2 दिन पूर्व ही विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले से कलेक्टर के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन न कराने वाले व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे 2 दिन के भीतर ही बदल भी दिया गया। इसके बाद अब एक बार फिर रीवा में नगर निगम के द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। प्रस्तुत है नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। नगर निगम द्वारा कुछ अनोखी पहल भी की जा रही, क्या पहल है, किस तरीके से प्रोसेस? देखिए सबसे बड़ा टारगेट है, जैसे अभी अवस्थी साहब आपसे बता रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे कि हमने वो कार्य देखा है, अभी समय देखा है, 2-3 महीने पहले की बात है। वो कितना हुआ, अभी मार्च की कब की बात थी, वो अप्रैल मई की बात। आपने कितनी बड़ी एक क्राइसिस देखी है कि उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये देखा करते थे कि डॉक्टर्स को बेड देने में दिक्कतें आ रही थी, इतनी बड़ी। अब उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी चीज़ आपने देखा है, हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि शासन प्रशासन की मंशा केवल इतनी है कि हमारा 100% जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, टारगेट है, वो पूरा हो जाए। और उसके लिए हर तरह के हम लोग अभियान ये जिला कलेक्टर साहब के नेतृत्व में अभियान हमने छेड़ रखा है। कलेक्टर साहब लगातार खुद इसकी सतत मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और हर मीटिंग में, हर टीएल में, हर इश्यू में सबसे पहला टारगेट टॉपिक हमारा है वैक्सीनेशन। अब ये अभियान के रूप में, महाअभियान के रूप में अभी भी तय होगा कि हर संडे को भी कोई हमको कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं, सो दैट कि हम मैक्सिमम टारगेट अचीव करते हैं। मैक्सिमम क्या, 100% टारगेट हमारा। तो लोगों को अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस मीन्स कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो कि हम लोग के प्रचार प्रसार के कोई अवसर छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे उसमें प्रेस मीडिया जैसे आपको, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। हम लगातार इसमें अभियान से, आप पेपर में देखे भी होंगे, आप लोग लगातार आ भी रहा हो। हम लोग जितने भी यहाँ पे परात घर हैं, सिनेमा हॉल हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको बाइंड कर अनिवार्य कर रहे हैं कि किसी कीमत पे आप लोग हर अपने उस कर्मचारी को वैक्सीनेशन करवाएं। इवेंट के कर्मचारी जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रयास। लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए, आप जाके देखेंगे हाल में बैठे हैं लगभग 30 ऑपरेटर जो बैठे हैं, लगातार वो कॉल कर रहे हैं। जब वो कॉल करते हैं तो उनको दिक्कतें भी आती हैं कि कोई आदमी कहता है कि कोई कॉल उठाता भी नहीं, किसी का मोबाइल बंद आता है, कोई कहता है कि हम फला जगह के हैं। तो हमको वो भी स्क्रूटनिंग बड़ी माइक्रो लेवल में स्क्रूटनिंग करनी पड़ रही है कि कौन आदमी यहाँ का है, कौन बाहर का है, वो भी हम देख रहे हैं। तीसरी बात, अभी आपका क्वेश्चन ये था कि भाई ये और भी और क्या ये करने जा रहे हैं आपके, जैसे आपने कहा लकी ड्रा की बात की, तो लकी ड्रा भी उसका एक पार्ट है कि हम उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कोई आदमी इतना मैक्सिमम अगर सबसे आगे बढ़ के ऐसा काम करता है तो हम उसको कहीं ना कहीं लकी ड्रा के माध्यम से कुछ थोड़ा सा इसको न कुछ इसका संज्ञा कुछ नहीं जाती, केवल उसको प्रोत्साहन करने के लिए है कि थोड़ा सा ये और एक्टिविटीज हो, हम लोग इसको तो और आगे बढ़ चल के हिस्सा ले सके। इसका मतलब कि इतना सा है।
सर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद भी कम संख्या में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कम संख्या तो नहीं कह सकते, लगातार ये अभियान चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता तो है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लकी ड्रा में क्या क्या रखा जाएगा? लकी ड्रा में देखिए हम लोग छोटे मोटे ऐसा लकी ड्रा पुरस्कार रखे हैं, जैसे कि हम किसी को टीवी दे सकते हैं, कभी कुछ मोबाइल का है, एक आध फ्रिज का भी ऐसा है। ऐसे हम अभी बहुत तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आज ही तय कर लेंगे इसको और उसको हम पब्लिश कर देंगे। ये लकी ड्रा तो परसों ही करना है, संडे को। हाँ। पेशी में आए आरोपी युवक ने भागने के इरादे से जिला न्यायालय की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। आसपास खड़े वकील एवं पुलिस की मदद से पकड़ाया आरोपी, पुनः न्यायालय में किया गया पेश। जिला सत्र एवं न्यायालय की दूसरी मंजिल से आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब 456 धारा के आरोप में पेश होने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू सोंधिया ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास मौजूद वकील एवं पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसे मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि रायपुर कचलियान में धारा 456 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज है, जिसको लेकर आज पुलिस द्वारा उसे पेश किया गया था। वहीं जब आरोपी गैलरी में खड़ा था तभी उसने नीचे वकीलों के बैठने के स्थान पर छलांग लगा दी। इस दौरान किसी वकील को चोट नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने उसे दोबारा न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि आरोपी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब का रहने वाला है, जो आतंक बदमाश है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अवनीश पांडे मौके पर पहुंचे। मामले की जांच कर आगे कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत है चश्मदीप वकील सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। मोटरसाइकिल होते हुए अभी बिना पकड़े भी उसको आप तुरंत जाकर के आप काला तक पहुंच गए, हम लोग बहुत बचे से वो बचने के लिए, सजा से बचने के लिए। क्या घटना हुई यहाँ पे? अभी लगभग आधा घंटा पहले लोग अपने चेंबर में काम कर रहे थे, पक्षकार लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक ऊपर सीजीएम साहब के न्यायालय की तरफ से आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तब तक एक व्यक्ति हमारे चेंबर में ऊपर कूद पड़ा, तो हमारी बैठने का सीट पूरा टूट गया। हमारे बगल में हमको चोट आई, कंधे पे हमारे चोट लगी, हमारी पूरी झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे पक्षकार बैठे हुए थे। क्या नाम भाई आपका? सुग्रीव पटेल, निवासी देवास। इनका एमपीवी का केस विश्वकर्मा साहब के यहाँ चल रहा है, एडीजे साहब के यहाँ। इनके पूरे चोट लगी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने दौड़ करके उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। अब सीजीएम साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रावेंद्र सिंह पटेल, एडवोकेट। उसका नाम कुछ मालूम नहीं, हम कोई हमको जानकारी नहीं है। और अचानक से आया, अचानक से कूदा और बहुत लोगों की जान बची। अब ये तो चूँकि हम लोग नहीं वो भागने की नीयत से ऐसी शायद जानकारी चल रही है कि उसे अभी सीजीएम साहब की न्यायालय से किसी मामले में सज़ा दी गई थी। उसी सज़ा से बचने के लिए वो ऊपर वहाँ से भागा न्यायालय से और भाग करके आया है, तो यहाँ पे कूदा है। इसमें हमारा एक चीज़ का और आपके माध्यम से निवेदन है, पुलिस कप्तान महोदय से मैं आग्रह करता हूँ और न्यायालय से भी मेरी गुजारिश है कि जो कोर्ट में कोर्ट मोहर्री रहते हैं और जो सैनिक रहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सज़ा का निर्धारण किया जाना है तो पहले से तैयारी, तो उस समय उसको पकड़ने की, उसको अभिरक्षा में लेने की पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह की तैयारी से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। वकील साहब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रावेंद्र सिंह पटेल है। ये 2009 का एक मामला था जिसमें सुनवाई चल रही थी न्यायालय में और आज उसका निर्णय पारित होना था न्यायालय से। उसी दौरान करीब दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास एक आरोपी है वीरू और जितेंद्र सोंधिया, इसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे ये नीचे बने जो वकील साहब लोगों के बैठने का स्थान है उस पर आके गिरा, जिसमें वहाँ बैठे वकील साहब लोगों को भी चोट आई और उसको वापस पकड़ लिया गया और न्यायालय पेश कर दिया गया और वापस उसको
जेल वारंट बन गया और उसको जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आरोपी आधी ही सजा सुन पाया था, उसके बाद हाँ, न्यायालय ने सज़ा सुना रहा था। न्यायालय उसी समय ये जानकारी में लगा है कि उससे भागने का प्रयास किया उसने और उसको वापस पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, पेश किया गया। न्यायालय ने उसको जेल वारंट बना दिया। कोई चोट भी आई है? हाँ, कुछ लोगों को चोट आई, उसमें थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं, उनका मेडिकल करा के बाकी कार्रवाई की जा रही है। उसके पूछने पर भी कोई अलग हाँ, वकील साहब जो नीचे बैठे थे उनको भी चोट आई है। उनका कोई अलग प्रकरण भी बनेगा? अब इस संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और न्यायालय के समक्ष उसको वापस पेश कर दिया गया। आरोपी जेल चला गया। कैसा होगा 2035 का रीवा शहर? कलेक्ट्रेट में हुई विकास योजना समिति की पहली बैठक। रीवा विकास योजना 2035 के तहत आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित रीवा शहरी क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। रीवा विकास योजना के तहत 2035 का रीवा कैसा होगा, इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। समिति की बैठक में आज दावा, आपत्ति एवं सुझाव के लिए रीवा शहर से लगे आसपास के गांव के सरपंच व जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बैठक के दौरान 102 आपत्ति एवं 15 सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से बैठक के दौरान ही अधिकांश आपत्ति का निराकरण कराने के लिए बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि रीवा विकास के लिए 2035 का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसी विकास योजना के प्रथम प्रकाशन के तहत गठित समिति की आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक के संबंध में स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा का विकास निरंतर जारी है, आने वाले समय में और भी इसका रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि रीवा के विकास के एक मिशन के रूप में काम किया जाएगा। ऑल मिशन 2035 में रीवा शहर बड़ी सिटी में शुमार होगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज जो मास्टर प्लान 2035 के हिसाब से जो रीवा शहर का प्रस्तावित हुआ है उसका प्रेजेंटेशन था और उसी पे जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की बैठक में वो सारा प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिससे कि रीवा का सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके। उसके लिए हर शहर का एक प्लानिंग एरिया बनाया जाता है फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखते हुए, और फिर उसमें मार्ग कहाँ पे कौन सा रहेगा, कितना वाणिज्यिक रहेगा, कितना आवासीय रहेगा, तो उसी का एक प्रेजेंटेशन था जिसकी आज बैठक थी। आने वाले समय में रीवा के लिए क्या और विकास के लिए? आने वाले समय में रीवा में विकास के कई मापदंड तय किए जाएंगे जो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। आपके द्वारा कई रोड वगैरह बनाई गई, फिर भी जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जो बाईपास बना, रिंग रोड बना और जो दूसरा रिंग रोड बन रहा है और फ्लाईओवर्स जो बने हैं उसमें बहुत राहत मिली है लोगों को, लेकिन रीवा की तरक्की, आर्थिक तरक्की बाढ़ सागर के कारण इतनी ज़्यादा हुई है कि वाहन की संख्या बहुत बढ़ी है। ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 4 लेन की सड़क बना देने के बाद भी, बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर बना देने के बाद भी यदि सड़कों में वाहन दिखते हैं, इसका मतलब कि वाहनों की संख्या बढ़ी है, रीवा समृद्ध हुआ है। भाजपा कार्यालय के समीप भी आपको चलाने का प्लान था आप लोगों का, अभी तक क्या है? बहुत शानदार रोड बन रही है। अभी आप जाके देखिए, मशीन चल रही है और 30 नवंबर तक, छोटी पुल तक जब वो रोड बन के तैयार होगी तो जैसे सिरमौर चौराहा और फ्लाईओवर के बीच में ऐसा लगता है जैसे महानगर है, इंदौर में चल रहे हैं, वैसा उधर भी लगेगा। रीवा में 2 माह में 310 बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ा है, जिसकी वजह मोबाइल, लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल है। संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में सितंबर और अक्टूबर माह को मिलाकर कुल 2414 विद्यार्थी अपनी आंख की समस्या से परेशान होकर अस्पताल पहुंचे। इन 2414 विद्यार्थियों में 382 विद्यार्थी 10 साल की उम्र के थे। इन बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ाने की सलाह नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा दी गई है। आपको बता दें, कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपना अधिकतर समय ऑनलाइन पढ़ाई में बिताना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आंख की समस्या अधिक देखने को मिल रही है। घंटों तक मोबाइल में समय बिताने के कारण बच्चों में इसकी लत भी लग गई है। पढ़ाई के अलावा बच्चों के द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल गेम खेलने में भी खूब किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिले में
आंख समस्या काफी तेजी से फैल रही है। इसका अहम कारण ऑनलाइन पढ़ाई माना जा रहा है। कोरोना इफेक्ट के चलते पिछले 2 साल से स्कूल और कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करना पड़ा। इसका सीधा असर उनकी आंखों में दिखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 2 माह में 310 विद्यार्थियों के चश्मे का नंबर बढ़ा है। इन विद्यार्थियों में से 26 बच्चे 7 साल की उम्र तक के हैं, 284 विद्यार्थी 10 से 18 वर्ष के। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों के आंख की ड्राइनेस बढ़ गई है। विद्यार्थियों में पलक झपकने का प्रतिशत कम हो गया है। 5 सेकंड से कम एक बार पलक झपकना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के कारण यह प्रतिशत काफी कम हो गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों की आंखों में रोशनी कम हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो आंखों में पास और दूर देखने की क्षमता होती है। मोबाइल, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण आंखों के दूर की रोशनी कम हो रही है। ज्यादा नजदीक देखने के कारण आंख के पास की चीजें देखने की आदी हो जाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को मोबाइल, लैपटॉप सहित आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य तकनीकी चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। विद्यार्थियों में आंख की समस्या काफी बढ़ रही है। अस्पताल में पिछले 2 माह के अंतराल में 2414 बच्चों के आंख की जांच की गई है। प्रस्तुत है नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शची जैन से प्राप्त जानकारी के अंश। आँख में लॉकडाउन के कारण है जो ऑनलाइन क्लासेस हुई है, उसमें बच्चे लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ किए हैं और उससे जो मोबाइल से जो रेज निकलता है उसके कारण आँख में बच्चों को बहुत समस्या आ रहा है। उसमें आँख में जलन, सूखापन आँख में आता है। दूसरी बात है कि चश्मे का पावर में भी फर्क आ रहा है। जो लॉकडाउन के बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद में हमारे पास जो बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं वो आई स्ट्रेन करके लिए आ रहे हैं, आँख में दर्द होता है। तो उनका मुख्य कारण हम लोगों ने देखा कि चश्मे का नंबर में बढ़ोतरी आई है बच्चों को, है ना। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर उनको ज़्यादा हो गया है बच्चों को। ये लगातार कितने बच्चे आ रहे हैं? लगातार पर डे बच्चे आते हैं, मतलब आ रहे हैं, मतलब संख्या बहुत बढ़ रही है। जो पहले लॉकडाउन से पहले जो बच्चे आते थे उसमें बच्चे उतना नहीं आते थे, परंतु अभी है लॉकडाउन के बाद में जो ऑनलाइन 2 साल 1.5 से जो क्लासेस चली हैं उसके बाद बच्चे बहुत आ रहे हैं। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जो फर्स्ट से लेके 5th तक है, वो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि जो रेज पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो जो रेज निकलता है उससे ब्लू लाइट, इससे बच्चों को नुकसान बहुत हो रहा है। उससे सूखापन भी आँख में आ रहा है बच्चों को। उनके लिए कुछ सुझाव? उनके लिए सुझाव बोल कह सकते हैं। तो अब ये है कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो गए हैं। कुछ स्कूलों में ऑल्टरनेट जा रहे हैं बच्चे, एक दिन छोड़ के जा रहे हैं, और ऑफलाइन क्लासेस है तो समस्या दिन प्रतिदिन कम ही होगा, परंतु ये बढ़ा है, मतलब चश्मे के नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा संख्या में लगे। अपने ही घर की महिला से परेशान लोगों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई सुरक्षा की गुहार। जैसे जैसे महिलाओं के संबंध में कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिला अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके झूठी शिकायत करती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला मऊगंज थाना अंतर्गत ग्राम डगडुआ का देखने को मिला, जिसमें बार बार थाने में शिकायत होने के बाद आज मामलों के निष्पक्ष जांच कराने की प्रार्थना लेकर पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी आए दिन उसके ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगाती रही है, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में भी शिकायत की गई। इस संबंध में दूसरे पक्ष के द्वारा भी थाने में शिकायत की गई, लेकिन महिला आए दिन नए आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। आने वाले संकट को देखते हुए आज ललित प्रसाद मिश्रा का परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मामले के निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम सत्यम पांडे है। आज यहाँ ज्ञापन देना है, क्या मामला क्या है? मामला है मेरी चाची जो हैं तो वो घर पर आकर हमारे पिताजी और हमारी माता जी हैं और दादा दादी हैं, तो इनको आकर अपने मायके पक्ष के जो उनके भाई लोग हैं तो उनको बुलवा कर और मारपीट करवाती हैं, पत्थरबाजी करवाती हैं और ये महिला होने का फ़ायदा उठा रही हैं।
तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और महिला होने का इनका फ़ायदा ना उठाने पाए ये, और हम लोगों को इंसाफ मिले। आप लोगों का विवाद क्या चलता है? क्या घर में आप लोगों ने रिपोर्ट करवाई है कि पानी नहीं बहाती हैं और जाने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पारिवारिक विवाद है। वो क्या बोलती हैं दादा दादी से कि हमारा हिस्सा बांट दीजिए, ऐसा है वैसा है। आए दिन फ़ोन लगा के अपने भाइयों को बुला के मार पिटवाई, गाली और गलौज करवाती हैं। हम लोग नहीं थे उस दिन, हम लोग रीवा में थे, तो बुला के घर में पापा को, मम्मी को, दादा दादी को मरवाए हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाई है उन्होंने कि हम लोग ने उन पर हमला किया है, हम भाइयों ने। कहाँ का मामला है? ये मऊगन थाना पंदीग्राम। कब की घटना है? ये 9 की। आज भी घर में नौ। आज भी विवाद होता रहता है। हाँ, आए दिन विवाद करती, बोलती है हमारा हिस्सा बांट दो, ऐसा है वैसा है। और ये FIR होने के बाद भी ये घर में आती हैं और फ़ोन के माध्यम से या फिर घर में आकर ये धमकी देती हैं मारपीट की, और कहती हैं कि मैं महिला हूं और तुम्हारे ऊपर केस लगवाकर और तुम्हें अंदर करवा दूंगी, ऐसी धमकियां देती हैं ये। और आए दिन घर में आते हैं और मारपीट की। FIR करवाई गई? जी हाँ, हम लोगों के द्वारा भी FIR करवाई दी गई है और ये काउंटर केस हो गया है। उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं केस वापस लीजिए आप लोग, नहीं तो हम आपको मारपीट करेंगे आपके उसका साथ। चाचा रमाशंकर पांडे जो अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो भूतपूर्व सरपंच रह चुका है। वो आए दिन धमकी देता है, फ़ोन लगा के बोलता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे चाचा एडवोकेट हैं जबलपुर में, उनको भी फ़ोन लगा के धमकी दिया है कि मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, ये है वो है। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज की प्रेरणा, संकल्पना एवं आह्वान की कृपा छाया में मध्य प्रदेश महाकौशल प्रांत रीवा में स्थित लक्ष्मण बाग गौशाला में गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ पूजन वैदिक परंपरा से उल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही गौ ग्रास अभियान का शुभारंभ तथा प्रतिकल्पा जैविक खाद का लोकार्पण पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला के मुख्य अतिथि एवं लक्ष्मण बाग गौशाला संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर राजेश मिश्रा संयुक्त संचालक वेटनरी बाला वेंकटेश शास्त्री भगवंत सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में SK उपाध्याय, अधीक्षक केंद्रीय जेल रीवा, जयंत खन्ना, रामायण गौतम, राजभान सिंह, शेषमणि पटेल, वेंकटेश पांडे, वीरेंद्र आर्या, राजेश पांडे, डॉक्टर अरुणेन शुक्ल सहित आदि गणमान्य प्रबुद्धजन, अधिकारी तथा धर्माचार्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। डॉक्टर साहब आइए ना। रजः पितुरप्रायदामभिः दिवः सदा कुशबृहते व्यतिष्ठस आत्रेखां वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जात है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। शास्त्री जी हमारे जा रहे लगता है। उनको फिर चाहूंगा कि भैया जी का माल्यार्पण से गौशाला संचालन समिति के पावन पर्व पर जिनका अटूट संबंध रहा है, जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा ही आज हम ये सब कुछ जो देख रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, हम सबके प्रिय सम्माननीय बाला वेंकटेश शास्त्री जी, सम्माननीय चीजें जब और इसका विस्तार होगा तो इस समस्या का समाधान होगा। जिस तरह से आज बहुत से काम होने के बाद लोग अब उस समस्या की चर्चा नहीं करते। एक दिन रीवा में हमें वो दिन भी लाना है, हम सबको मिलके, कि बेसहारा गायों से नष्ट होती हुई फसलें, इनकी चर्चा भी बंद हो जाए। जब इस प्रकार का समाधान हम देने में सफल हो सकेंगे, तो इसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर बुला के संगोष्ठी का आयोजन किया। आदरणीय शास्त्री जी ने अपनी गौ कथा के माध्यम से जो बातें हम लोगों को बताई, वो हम लोगों को और भगवान कृष्ण से और गौ माता से जोड़ने का काम करती हैं। और यदि हम कृष्ण से और गौ माता से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपना कल्याण तो करेंगे ही, समाज का भी कल्याण करेंगे।
और आने वाली पीढ़ी को भी हम बेहतर भविष्य देने में सफल हो सकेंगे। इसलिए शासन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा द्वारा आंवला नवमी पर आज कोटी कंपाउंड स्थित उद्यानिकी विभाग परिसर में आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की गई, जिसमें समाज की महिलाएं एकत्रित रहीं। कार्यक्रम के दौरान संभागीय पदाधिकारी गीता शुक्ला, विमला शुक्ला आदि मौजूद रहे। यहाँ पर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना किया गया एवं साथ में नवमी फेरी लगाई गई। इसके अलावा हवन पूजन भी किया गया। महिलाओं के द्वारा यहाँ पर गीत गाए गए एवं आरती के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया गया। इस दौरान संभागीय पदाधिकारी चंदा शुक्ला, गीता शुक्ला, विमला शुक्ला, रश्मि मिश्रा सहित संगठन के अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रस्तुत है संगठन के पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की ओर से सभी बहनाएं ये अच्छे नवमी व्रत पूजा की गई है और सभी निरोग और स्वस्थ रहने के लिए पूजा अर्चना किए हैं। और यहीं पे हम लोग सब अपनी अपनी ओर से सब कोई ना कोई डिश लेके आए हैं। सब यहीं पे मिल के अब हम लोग सब बैठ के भोजन करेंगे और बाद में गाना और कुछ गेम वगैरह रखे गए हैं, तो फुल एंजॉय होगा। ये क्या नाम है इस ये अच्छे नवमी व्रत है। किस दिन होती है? ये अच्छे नवमी को होती है, कार्तिक महीने में होती है, कार्तिक मास में। हाँ, व्रत भी रहा जाता है। हाँ, कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, पर यहाँ आके सब लोग व्रत ही जैसे ही हैं, सब आके व्रत यहीं तोड़ते हैं। जी, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता शुक्ला है, संभाग अध्यक्ष दीवा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।